दोस्तों नमस्कार। आज है 7 दिसंबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हम डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में उन न्यूज़ों को कवर करते हैं जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अदर, जहां पर भी करंट अफेयर्स प्रॉपर न्यूज एनालिसिस पूछी जाती है वहां उस एग्जाम के लिए ये आपका डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो ये 7 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहले जो कहा जाए ये क्वेश्चन आना है, इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्या कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा काफी लंबे समय से प्रयास किया गया और अभी ये न्यूज ये है कि जो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन के नाम से जाना जाता, उसके द्वारा क्या लॉन्च कर दिया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। क्वेश्चन पूछेगा कि मोटे अनाजों या इसी को क्या कहा जाता, कदन्न के नाम से भी जाना जाता, मोटे अनाजों या इसी को मिलेट्स के नाम से जाना जाता, तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाएगा, तो ये 2023 में। कब मनाया जाएगा, 2023 में। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा, भारत की पहल पर इसकी स्वीकृति कौन देता है, तो इसकी स्वीकृति यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो यूएनओ है, वो यूएनओ में 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग आज इसकी हम चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र। इसी को जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता, तो यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है, इसे लॉन्च किया गया है। इसमें कितने देशों ने, 70 से अधिक देशों का समर्थन ये प्राप्त हुआ। जब भारत ने यह प्रस्ताव रखा तो 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। और इसी के साथ इसी प्रकार भारत ने जब योगा को रखा था तब भी काफी देशों के द्वारा यानी क्या की गई थी, समर्थन किया गया था। दूसरा, अब इसका महत्व क्या है, आखिरकार मोटे अनाज को हम क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं, क्या जरूरत है मोटे अनाजों का। तो इसमें पॉइंट वाइज बहुत सारे आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बातें की गई हैं। मोटे अनाज में कौन कौन आता है, तो मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, काकुन है, कोदो है, सावा है। तो ये आप शायद इनसे परिचित नहीं होंगे, तो जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे उन्हें इन फसलों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। यानी ज्वार, बाजरा, मक्का, काकुन, और उसके बाद आपका कौन, कोदो हो गया, सावा हो गया है, एक होगा कुटकी हो गई। तो ये सब इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये जो मोटे अनाज होते हैं इनका सिग्निफिकेंट भूमिका होती है। क्यों, क्योंकि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है, के लिए सहायक। आज हम समावेशी सतत धान्य कृषि की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। तो पहले हमारा जो पर्यावरण प्राकृतिक रूप से कैसे बैलेंस होता था, क्योंकि हम क्या यानी एक ही फसल को मोनोकल्चर में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि क्रॉप रोटेशन के बेसिस पे हर एक प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। लेकिन समय बीतता गया, हम गेहूं चावल पे आ गए, तो गेहूं चावल का नतीजा ये रहा कि उन्होंने जमीन के अंदर का जल को निकाल लिया और साथ में इतना ज़्यादा हम उर्वरक का प्रयोग किए कि हमारा मृदा तो गया ही गया, साथ में आसपास का जो पर्यावरण था वो भी प्रदूषित हो गया। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, धान्य कृषि को बढ़ावा देना है तो मोटे अनाजों को के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। तो यह दूसरा, और इसका जो फायदा है यह बहुत ही स्मार्ट और सुपर फूड, इसके आगे कुछ भी आप आज का जो आप बर्गर और पिज्जा क्या क्या जानिए, जो विदेशी आप फास्ट फूड खाते हो, सब चौपट टाइप के हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई भी जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए आवश्यक होने चाहिए वो नहीं पाए जाते हैं, उससे केवल पेट भरता है। तो जो ये मोटे अनाज हैं, स्मार्ट और सुपर फूड, स्मार्ट और सुपर फूड, स्मार्ट और सुपर फूड यानी स्मार्ट और सुपर फूड के लिए भी लाभदायक हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, और भविष्य अब जरूरत है कि इसे प्रत्येक व्यक्ति जो आने वाली जनरेशन है या हम सब आगे जैसे जैसे हैं, भविष्य के लिए इसे फूड चॉइस के रूप में एक्सेप्ट करें।
जब तक ये फूड चॉइस नहीं बनेगा तब तक मोटे अनाजों का जो उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, ये और घटता जाएगा और इस प्रकार जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही वो भी नहीं हो पाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियों से भी निजात नहीं पाया जा सकेगा। अन्य फायदों की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये पोषकता से पूरी तरीके से भरे होते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं इनमें पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे इसमें कैल्शियम की मात्रा हो, चाहे इसमें मैग्नीशियम की मात्रा हो, चाहे इसमें प्रोटीन की मात्रा हो, चाहे इसमें अन्य एलिमेंट जिसे ग्लाइसेमिक क्या कहा जाता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात हो तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आगे हम बात भी करेंगे, ये भी काफी उच्च होता है। तो ये इनको क्या किया जाए, इंपॉर्टेंट ये सोर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, पोषक पदार्थ के महत्वपूर्ण स्रोतों में इसे रखा जाता है, इसे काउंट किया जाता है। अगला फूड सिक्योरिटी, आज देखते हो इतनी भूखमरी अकाल की समस्या भारत में उत्पन्न हो रही है और कितने लोगों को बिना पेट भरे यानी भूखमरी में रहना पड़ता है। तो ये फूड सिक्योरिटी खास सुरक्षा भारत सरकार के द्वारा भी 2013 से यहाँ तक कि संसद के कानून से जो खास सुरक्षा अधिनियम है 2013 लाना पड़ा, तो इसको सुनिश्चित करने की दिशा में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, अगर भारत मोटे अनाजों पर जोर देता है और विश्व के अन्य देशों के द्वारा भी इसको अपने खान पान में शामिल किया जाता तो इसका फायदा मिलने वाला। तो फूड सिक्योरिटी खास सुरक्षा इससे सुनिश्चित होती। और दूसरी बात, जो मोटे अनाज होते हैं, हल्की बारिश हुई या ना भी बारिश हुई, कैसी भी मृदा हो, लमरी हो, क्षारी हो, कम पानी वाला हो, ऊबर खाबर हो, जहां भी किसी भी प्रकार की इकोलॉजिकल सिस्टम में लैंड फार्म पे इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसे उगाना, अगला पॉइंट क्या, उगाना आसान होता है, इजी टू ग्रो, क्योंकि यह हर एक प्रकार की जलवायु को सहने की इसकी क्षमता होती है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होती है। ये क्या होती, क्लाइमेट रेजिलिएंट होती। और अगर सूखा भी पड़ गया तो सूखा को भी जो मोटे अनाज हैं वो झेल सकते हैं। तो हमने कहा कि मृदा कैसी हो, लमरी हो, क्षारी हो, ठीक, तापमान मौसम कैसा हो और साथ में जो जलवायु कैसी हो, और अगर सूखा भी उत्पन्न हो गया तो इन सबको इनमें झेलने की क्षमता होती है। तो इसलिए मोटे अनाज जो अब परिवर्तन हो रहे हैं उस दिशा में इनको उत्पादन करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा जो आप संतुलित भोजन का बात करते हो और फिर दूध पीने के चक्कर में मिलावटी दूध पीते हो और उसमें न जाने कितने केमिकल मिलाए जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि संतुलित भोजन लेना है तो आपको बिना सोचे समझे मोटे अनाजों के खान पान में मोटे अनाजों को शामिल कर लेना चाहिए। शामिल तभी करेंगे जब इसका उत्पादन बढ़ेगा। तो जरूरत है ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, संतुलित जो पोषक होता है उसके क्या, ये संतुलित पोषक के रूप में इन्हें ये समृद्ध स्रोत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा और क्या इसका फायदा है, तो ये नेचुरल तरीके से, हमने क्या बताया, इनकी खेती नेचुरल तरीके से आसानी से की जा सकती है। इसमें क्योंकि ना तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती, ना उर्वरक की ज़्यादा आवश्यकता होती और ना इसमें सूखा का प्रभाव बहुत जमता है, तो इसीलिए इसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता। तो हर एक मौसम में, हर एक परिस्थिति में, हर एक प्रकार की जलवायु में ये क्या है, मोटे अनाज वाले जो फसलें हैं वो उगने के लिए तैयार हैं, बस जरूरत है आप इनको उगाइए। तो क्या है, नेचुरल तरीके से इनकी फार्मिंग की जा सकती और इन्हें पानी भी कम आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होता है भारत में। तो हम पानी का दोहन जो कर रहे हैं अंधाधुंध इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से, वो भी इससे कम होगा और इस प्रकार कम पानी का प्रयोग करते हुए हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे और एक अधिक संख्या को हम भोजन भी उपलब्ध करवा पाएंगे। तो इससे वाटर कंजर्वेशन भी सुनिश्चित हो सकेगा। अगला जो मोटे अनाज होते हैं ये क्या होते हैं, ये कंज्यूमर जो भोक्ता को सस्ते कम रेट में मिल जाती है, तो उनके लिए भी ये क्या होते हैं, यानी क्या अफोर्डेबल होते हैं और कल्टीवेटर के लिए भी और क्लाइमेट जलवायु के लिए भी। यहाँ 3 C ध्यान रखिएगा, ट्रिपल C ऐसे टर्मोलॉजी आप मेंस में लिखिए, ट्रिपल C कौन कौन, एक C से हो गया कंज्यूमर, दूसरा कल्टीवेटर और तीसरा कौन हो गया, तीसरा C का मतलब हुआ क्लाइमेट।
यानी 3C की दिशा में ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। जो उत्पादन करता है उसके लिए भी कम लागत में उत्पादन कर लिया। दूसरा कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसके लिए भी, क्योंकि उसे सस्ता मिल गया और संतुलित भोजन के रूप में प्राप्त हो गया, और साथ में इससे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा उससे भी निपटा जा सकता है। यानी CCC एक साथ इससे पूरा होता है। कल्टीवेटर, दूसरा कौन, कंज्यूमर, और तीसरा क्लाइमेट। तो 3AC वाला ध्यान रखिएगा, उस दिशा में भी ये मोटे अनाज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स आर गुड वे टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड डाइटरी डाइवर्सिटी। यानी जब हम एक ही चीज को खा रहे होते हैं या एक ही फसल को मृदा में बार बार मिट्टी में जमीन में उगा रहे होते, तो मृदा की उर्वरता शक्ति जो है वो लगातार कम होती जाती। तो जो मोटे अनाज हैं यह कृषि और डाइटरी मतलब आहार की दृष्टि से भी ये विविध माने जाते हैं। तो इसलिए भी इसे अपनाए जाने की जरूरत है। इसलिए अब जितने भी लोग हैं ये तभी हो पाएगा जब मिलेट माइंडफुलनेस की मन में, यानी मिलेट माइंडफुलनेस लाए जाने की जरूरत है। जब तक दिमाग, एटीट्यूड हमारा नहीं बदलेगा, हम जब तक वही है कि हम स्वाद लेने के लिए आज खा रहे हैं, ना कि शरीर की पोषकता पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, तो स्वाद को, अपनी स्वाद पे लगाम लगाना होगा और मोटे अनाजों के उत्पादन को माइंड से एक्सेप्ट करना होगा। जब तक माइंड से कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो जरूरत है मोटे अनाजों को लेकर के मिलेट माइंडफुलनेस भी हो। कुछ डेटा की बात करें, भारत में कितना मोटा अनाज पैदा होता है, ध्यान दीजिएगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मोटा अनाज का उत्पादन करता है भारत अकेले करता है। सबसे ज्यादा जो मोटा अनाज मिलेट्स पैदा होता है, सबसे ज्यादा मोटा अनाज कहाँ होता है, भारत में। भारत में 170 लाख टन से ज्यादा मोटा अनाज का पैदावार होती है, जो कुल उत्पादन का एशिया वाला क्षेत्र है उसके कुल उत्पादन का 80% और पूरे विश्व का 20% उत्पादन केवल और केवल अकेले भारत करता है। सोचिए 20% से ज्यादा, 25-30 ऐसे अकेले भारत करता है। सोच लो कितना। तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादक है। डेटा ध्यान रखिएगा, विश्व का 20% से ज्यादा और एशिया का 80% से ज्यादा जो मोटे अनाज का उत्पादन होता है वो भारत के द्वारा होता है। ये डेटा हमने PIB से उठाया हुआ, तो जो PIB में लिखा हुआ था वो आपको भी, क्योंकि वही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आपको लिखना चाहिए। अगला, तो ये आपका, अगला हम बात करें कि कितने देशों में लगभग ये उगाया जाता है, तो वर्तमान समय में लगभग 131 देश हैं जहां पर मोटे अनाजों का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा ये परंपरागत सोर्स भी है और इसमें कितने, कम से कम 60 करोड़ लोग जो एशिया और अफ्रीका, क्योंकि यह एशिया और अफ्रीका वाले क्षेत्रों में ही प्रमुख रूप से इसका उत्पादन होता है, तो एशिया और अफ्रीका दो को मिला दो तो 60 करोड़ लोगों, कितना, 60 करोड़ के आसपास लोगों का ये परंपरागत ट्रेडिशनल फूड भी है, जो अपने थाली में मोटे अनाज को, जो इससे खान पान में मोटे अनाज को शामिल करते हैं। तो एशिया और अफ्रीका जिसे खास तौर पे गरीब देश माना जाता है, उन्हीं के द्वारा मोटे अनाजों का उपभोग किया जाता है। तो अफ्रीका और कहाँ के, एशिया के लगभग 60 करोड़ लोगों का ये परंपरागत फूड भी है, ट्रेडिशनल फूड भी मोटा अनाज है। अब यहाँ पर एक डेटा और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के द्वारा विश्व में सबसे ज्यादा मोटा अनाज उत्पादन किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिलेट इन द वर्ल्ड, यानी मोटे अनाज का विश्व में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है, भारत। 3 देश को मिला दो, इंडिया मिला दो, चाइना चोर को मिला दो, फिर नाइजीरिया को मिला दो, तीन को मिलाते हो तो यह विश्व का लगभग 55% से ज्यादा उत्पादन करते हैं। 3 देश को अगर हम मिला देते हैं तो विश्व में 3 देशों को मिलाने पर जो उत्पादन होता मोटे अनाज का वो सबसे ज्यादा लगभग 55% से ज्यादा होता। लेकिन हमने क्या कहा, ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा जो मोटे अनाज का उत्पादन करता है वो भारत 20%, विश्व का 20% अकेले दम पे करता है। 20% अकेले दम पे, 20% से ज्यादा अकेले दम पे करता है। बाकी अगर 3 देश मिला दे, चाइना चोर को और नाइजीरिया को मिला दे, ये प्रमुख 3 देश हैं जो मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं। कौन, नाइजीरिया, भारत और चाइना चोर, तो ये मिलकर 55% हिस्सा धारण करते हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है।
अगला हम बात करें कि इसका महत्व क्या, तो समझ चुके हो ये क्या है, इतनी चीजें हमने बताया। ये यानी न्यूट्रिशनली सुपीरियर है, पोषकता की दृष्टि से अच्छा है। इसका जो ग्लूटेन होता है, इसमें ग्लूटेन ठीक ठाक होता, यानी ये जो ग्लूटेन होता है ये ग्लूटेन फ्री होता। ग्लूटेन मतलब समझ रहे हो, ग्लूटेन मतलब इसमें शर्करा की मात्रा, जो प्रोटीन इत्यादि की मात्रा क्या होती है, यानी ये ग्लूटेन फ्री माना जाता है, ठीक ठाक, ये ग्लूटेन फ्री। और अब ऐसे जब ग्लूटेन फ्री का होता है तो इसका जो ग्लूसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लूसेमिक इंडेक्स अगर कम हुआ तब जो डायबिटीज के मरीज हैं या जिससे मोटापा होता उनके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक का मतलब हुआ एक इंडेक्स तैयार किया जाता, वो ग्लूटेन की मात्रा के आधार पर होता है। तो चूंकि मोटे अनाज में अन्य चावल और गेहूं की तुलना में या अन्य जो उत्पाद हैं उनकी तुलना में ग्लूटेन कम होता है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा तो जाहिर सी बात है मोटापा और डायबिटीज से जो ग्रस्त मरीज है उनके लिए क्या होता है, यह अच्छा माना जाता है। अगला सुपर क्रॉप एट ग्रोइंग। सुपर क्रॉप एट ग्रोइंग का मतलब हुआ इसे कहीं भी कभी भी किसी भी जलवायु में उगाया जा सकता है। इसमें फोटो इनसेंसिटिव होता, यानी इसमें करंट वरेंट की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये फोटो इनसेंसिटिव होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके द्वारा कम कार्बन का उत्पादन होता। जो अन्य आज के समय हम फसल उगा रहे हैं उनसे तुलना करते हैं तो इससे कम कार्बन का उत्सर्जन होता। और वाटर फुटप्रिंट, एक होता कार्बन फुटप्रिंट, एक और है जिसे किस नाम से जाना जाता, वाटर फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता। तो वाटर का मतलब हुआ पानी का हम दुरुपयोग मैक्सिमम कितना करते हैं, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, वाटर फुटप्रिंट भी कम होता। तो वाटर फुटप्रिंट और लो कार्बन होता है। अगर पानी की हम बात करते हैं कि इसका जितना हम पानी चावल को उत्पादन करने में लगाते हैं जितना पानी का प्रयोग चावल का उत्पादन करने में, उसका एक तिहाई पानी ही मोटे अनाजों के उत्पादन में लगता है। सोचिए कितनी अच्छी बात है, यानी चावल के उत्पादन में मोटे अनाजों की तुलना में 3 गुना अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 गुना कम पानी का प्रयोग होता, ये भी मोटे अनाज के दृष्टि से आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इतना इंपॉर्टेंट है तो भारत सरकार के द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो एक आपका ये स्कीम याद रखिए, INSIMP प्री 2016 यूपीएससी का, यूपीएससी अब आगे हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें यूपीएससी 2016 प्रीलिम्स में सेम एज क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, INSIMP इंपॉर्टेंट वाला, ये IMP इंपॉर्टेंट लिखते हो, फिर आपका इंडियन नवल सिंपोजियम INS कुछ भी मान लो, तो ये आपका, इससे आपका दिमाग में जब ये टर्मोलॉजी होती है तो वहाँ एग्जाम में जो मेंस के आपके पॉइंट दिमाग में आते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो चल रही थी, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही भारत सरकार ने क्या किया था, यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और जब मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया तो इसी के अंतर्गत एक वैश्विक स्तर पर ये स्कीम किसके, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्यान दीजिएगा जो बताने INS, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिख दो INSIMP। अब फुल फॉर्म जानते हैं, I से हो गया इनिशिएटिव, I का मतलब इनिशिएटिव फॉर, और N से हो गया न्यूट्रिशनल, और S से हो गया सिक्योरिटी थ्रू, यानी थ्रू का मतलब ये शब्द अब आगे, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू, और फिर I से हो गया इंटेंसिव माने गहन, बहुत ज्यादा मात्रा में मोटे अनाज उगाएं, इंटेंसिव, और M का मतलब हुआ मिलेट, और P का मतलब हुआ प्रमोशन, इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, INSIMP को लॉन्च किया गया और FAO के द्वारा 2011-12 में स्कीम लाई गई FAO के द्वारा, और इसमें 300 करोड़ रुपए का फंड का आवंटन अलग से किया गया, और भारत भी इसका पुरजोर समर्थन किया था। तो इसका मुख्य
जो हितधारक था, स्टेक होल्डर था, उसमें भारत भी शामिल था। तो पहले क्लियर हो गई। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर जो प्रयास किया गया फाओ के द्वारा, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस स्कीम का नाम क्या है? तो INSIMP। फुल फॉर्म क्या? इनिशिएटिव न्यूट्रिशनल, उसके बाद न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू आई से इंटेंसिव और यानी मिलेट और पिग मतलब प्रमोशन। मोटे अनाज लोग ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, इसका प्रमोशन करने के लिए 2011-12 में 300 करोड़ रुपए के साथ ये स्कीम शुरू की गई थी। इसके अलावा भारत के द्वारा हमने बताई दिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो ये मोटे अनाज हैं, जिन्हें न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जाना जाता, तो ये न्यूट्री सीरियल्स के रूप में मोटे अनाजों के प्रमोशन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है। तो भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मोटे अनाजों के प्रमोशन को भी प्रमोट करती है। अब आपको बताना है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब की है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि मोटे अनाजों, ध्यान दीजिएगा, मोटे अनाजों के उत्पादन को किस प्रकार इंक्रीज किया जाए। उद्देश्य था कि कैसे, यानी जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि हम एक ही मोनोकल्चर को प्रमोट करते हैं और एक ही फसल को उत्पादन की वजह से जो प्रोडक्शन वो घटता जा रहा है, तो प्रोडक्शन में कैसे सुधार हो, और साथ में जो फसल के बाद यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद द विजुअल इम्पैक्ट टू द कैटालाइज इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इन द कंट्री, यानी देश में जो मोटे अनाजों में फसल के बाद हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि जो मोटे अनाजों पर नकारात्मक अन्य दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनको कम कर सकें और मोटे अनाज का पैदावार ज़्यादा कर सकें। इसके अलावा और क्या प्रयास किया गया? पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्टिव प्राइस कहा जाता है, इसमें ये मोटे अनाजों को नहीं शामिल किया जाता था। तो मोटे अनाजों को एमएसपी के अंतर्गत लाया गया, और केवल एमएसपी के अंतर्गत लाए नहीं गया, मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया। और अब वर्तमान में इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है, उसमें भी इसे शामिल कर लिया गया है। ये हो गया। अगला इनपुट सपोर्ट। मोटे अनाज चूंकि आप उगाओगे तो इनपुट सपोर्ट भी भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए सीड किट्स, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब जो मोटे अनाज हैं, ये फसल बोने के समय किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके, और साथ में उनकी जो इनपुट्स हैं, यानी सीड किट्स और इनपुट्स या अन्य जो ज़रूरतें हैं मोटे अनाजों को बोने के लिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए या जिस प्रकार का यंत्र चाहिए, उसकी उपलब्धता हो, तो ये सीड किट्स और इनपुट टू द फार्मर्स को मिले। बिल्डिंग वैल्यू चेन्स और एक मूल्य श्रृंखला का निर्माण हो, और किसके माध्यम से? अब वर्तमान में एक कॉन्सेप्ट है FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन जिसे कहा जाता। तो किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से हम कैसे मोटे अनाजों के मार्केट को भी बहुत ज़्यादा समर्थन दे सकते हैं और मोटे अनाज को एक फायदे का सौदा बना सकते हैं। ठीक, जो आज देखते हो जैसे जो नकदी फसलें होती हैं उनकी पहले से डीलिंग हो जाती है कि इतना उगाओगे इस रेट में हम खरीद लेंगे, लेकिन मोटे अनाजों के साथ भी अब FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बूस्ट किए जाने की जरूरत है। इससे क्या होगा? किसान भाई को फायदा, हर तरीके से फायदा होगा। इसके अलावा भारत में जो मोटे अनाजों को प्रमोट करने के लिए पुअर, स्मॉल, मार्जिनल और ट्राइबल 4 हैं। पुअर गरीब, स्मॉल छोटे, मार्जिनल सीमांत और ट्राइबल जनजाति जो फार्मर्स किसान हैं, हैव ए लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। इसमें अलग अलग इनको शामिल किया गया है कि किसको क्या यानी फायदा उपलब्ध करवाया जाएगा, कितना आपका बेनिफिट
दी जाएगी। अब यहाँ पर एक संस्था आई है, उसको भी दो चीज़ें यहाँ पर आई है। एक फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन के नाम से जाना जाता। मल्टीपल टाइम्स इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से तेजी से इसका रिवीजन हम करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन मेंस या प्री या किसी भी स्तर पे आ जाए तो हम गलत ना करें। इसका भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है भारत या विश्व में, भारत तो इसका एक स्टेक होल्डर है ही है, सदस्य ही है, लेकिन विश्व में जो सतत धान्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है उसी को किस नाम से जाना जाता? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे अब आपको पता चल गया कि आखिरकार 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में है। इसमें टोटल पूछा जाए तो 194 देश प्लस एक इसमें संगठन शामिल है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता। तो टोटल संख्या कितनी है? 195। वर्तमान में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में टोटल संख्या 195 है, जिनमें से 194 देश व एक यूरोपियन यूनियन को शामिल किया जाता है। अब इसकी हम बात करें कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट इसका क्यों है, तो इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कुछ विशेष संस्थाओं को स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो अब इसी के साथ अब इसके वर्तमान अध्यक्ष या पूछा जाए प्रमुख कौन है, तो ये क्यों डोंग्यू इसके वर्तमान क्या है? प्रमुख हैं। वर्तमान प्रमुख इसी के अंतर्गत जो ये आपका कौन सी इसी में आप देखिएगा जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रमुख रूप से प्रोग्राम है। एक को कहा जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को 2020 का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दूसरा इसमें जिसे IFAD के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता? IFAD के नाम से जाना जाता। जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? रोम, इटली में है। इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रोम, इटली में है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूछा जाए 1961, और इसका भी हेडक्वार्टर्स रोम, इटली है। जो खाद्य विश्व की जो गरीब व जिनके पास खाद्य की उपलब्धता नहीं है, तो उसके लिए जो खाद्य प्रोग्राम चलाता है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा चलाया जाता है, और जिसकी स्थापना 1961 में रोम, इटली में होती है। और 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है वो इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। दूसरा हमने कहा जो FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंतर्गत IFAD का मतलब हुआ I से इंटरनेशनल, और F से हो गया फंड फॉर, और A से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी IFAD भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता। और IFAD के द्वारा जो गरीब हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए जो फाइनेंस वित्तयन उपलब्ध करवाया जाता, रुपया पैसा उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आखिरकार अब तक कौन से प्रयास किए गए हैं। तो एक प्रयास ध्यान रखिएगा, यानी आप गए होंगे हाई स्कूल में, तो गया आप हाई स्कूल में सीखे, तो हाई स्कूल गए और वहां से क्या सीखे? गिया।
तो ज्ञा सीखे, तो ये आप लिखिए GIA गिया और फिर हाई स्कूल HS। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी याद रहती है तभी मेंस में आप क्वेश्चन सही से लिख पाते हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? G से हो गया ग्लोबली, I से हो गया इंपॉर्टेंट, A से हो गया एग्रीकल्चरल और यहाँ H से हो गया हेरिटेज और सिस्टम। यानी खेती करने का कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं, सतत होते हैं, धारणी होते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में वो सहायक होते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? वैश्विक स्तर पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गिया हाई स्कूल को क्या यानी सिखाया फिर से जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम को। इससे भी क्वेश्चन आप देखेंगे 2015 का 16 का यूपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा, हूबहू क्वेश्चन यानी पूछा गया था इसी संस्था से। अब हम बात करें तो ये आपकी भारत की दो ऐसे हैं जिनको किसमें ये GIAHS में शामिल किया गया। एक कुट्टानाद, ये चावल कहाँ होता है? ये केरल में होता है, चावल केरल में होता है। कुट्टानाद जो कुट्टानाद झील है, कुट्टानाद झील में चावल ये जो समुद्री जल आ जाता खारापन उसमें उगाया जाता है, तो इसी को कुट्टानाद कहा जाता। और दूसरा कोरापुट, दूसरा कौन हो गया? कोरापुट। जो कोरापुट है, कोरापुट कहाँ? उड़ीसा। कोरापुट कहाँ? उड़ीसा। तो ये कोरापुट उड़ीसा में। और दूसरा हो गया पंपोर सैफरन। पंपोर सैफरन का मतलब कश्मीर में जो सैफरन उगाई जाती है, केसर, उसी को पंपोर कहा जाता है। वहाँ पंपोर एक जिला स्थान भी है पंपोर। तो ये आपका कौन हो गया? कुट्टानाद, कोरापुट और पंपोर। ये प्रैक्टिसेज को फाओ के द्वारा कौन अपने कार्यक्रम ज्ञा हाई स्कूल के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के अंतर्गत इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा खाद्य के क्षेत्र में भी मानदंड होने चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का मिलावट करता है तो उसके लिए वैश्विक स्तर पर मानक होने चाहिए और इस मानक को स्थापित किए जाने का जो संकल्प लिया गया, ये कौन? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। किसके द्वारा लिया गया? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा लिया गया है। तो इस प्रकार अभी तक आपने समझ लिया कि ये फाओ के द्वारा कौन कौन, तो एक GIAHS कार्यक्रम शुरू किया गया, दूसरा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को लाया गया और तीसरा एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी लाई गई, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। यानी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक यानी पौधे ऐसे जो जेनेटिक रिसोर्स संसाधन है फॉर फूड खाद्य के लिए एंड एग्रीकल्चर खाद्य और कृषि के लिए जो पौधे जेनेटिक रिसोर्स के रूप में माने जाते हैं, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी लाई जाती है। इसके अलावा इसी फाओ, जो हम फाओ की बात किए हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कई प्रकार के यानी क्या की जाती हैं, कई प्रकार की रिपोर्टें जारी की जाती हैं। इनमें से आपकी क्या है, तो इनमें कुछ चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये नाम पहले ध्यान रखिएगा। पब्लिकेशन किसका किसका फाओ करता है या कार्यक्रम कौन कौन से हैं जो इसके द्वारा चलाए जाते हैं। एक है सोफिया, सोफिया का नाम जरूर, एक आपका रोबोट भी विकसित किया गया था। सोफिया, सोफा, सोफी, सोफिया, सोफिया, सोफा, सोफी, सोफो और सोको। तो ये कितने कार्यक्रम हो गए? 1 2 3 4 5 प्रकार के कार्यक्रम इसी के द्वारा यानी चलाए गए फाओ के द्वारा 5 प्रकार के कार्यक्रम हैं। तो कौन हो गए? एक सोफिया, दूसरा सोफा यानी ए पहले आएगा तो सोफा, फिर आई आएगा, फिर आपका ओ आएगा, आईओ। तो ऐसे आपका क्या हो गया, यानी कौन कौन हो गए? तो कौन हो गया? सोफिया हो गया, फिर सोफा, फिर सोफी, फिर सोफो, फिर सोको, लास्ट में सोको। फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ये सोफियो की फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर आपके लिखा हुआ स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। स्टेट ऑफ वर्ल्ड, यब का मतलब यहाँ फिशरीज यानी मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, एंड एक्वाकल्चर, और एक्वाकल्चर यानी जो जल में कृषि की जाती है उसी को एक्वाकल्चर कहा जाता। तो इसको प्रमोट करने के लिए फाओ के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा? सोफिया। दूसरा है सोफा, दूसरा कौन हो गया? सोफा। तो ये सोफा कौन हो गया? तो सोफा का मतलब यहाँ एग्रीकल्चर, और यब का मतलब क्या हो गया? तो ये आपका यानी ये इसकी फुल फॉर्म स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर यानी खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो कृषि की जाती है उसी को स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर कहा जाता। तो ये कार्यक्रम चल रहा। अगला सोफी,
अगला कौन हो गया? सोफी। इसके बाद सोफो। सोफो कौन है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट, यहाँ एफओ से मतलब क्या है? फॉरेस्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यानी वनों को संरक्षित करने के लिए भी इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सो को, सो का मतलब, सीओ का मतलब यहाँ कमोडिटीज है, तो एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी होती हैं तो उसके लिए स्टेट ऑफ द कमोडिटीज को क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो कौन कौन हो गया? इसके पूछे जाए कार्यक्रम कौन कौन है फाओ के द्वारा जो चलाए जाते हैं, ये सब पूछ लिए तो आपको ध्यान एग्जाम में रखना। हमने क्या कहा? सोफिया, दूसरा सोफा, तीसरा सोफा, फिर सोफी, फिर सोफो, फिर सोको, ये 5 हैं जो इसके द्वारा यानी चलाए जाते हैं। यहाँ सोफी की फुल फॉर्म क्या है? तो सोफी की फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। यहाँ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड भी इसी के द्वारा यानी क्या किया गया? चलाया जाता है। तो ऐसे याद रखोगे तो आपका कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। सोफिया, सोफा, सोफी, उसके बाद सोफी के बाद सोफो, उसके बाद सोको। तो ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके अलावा इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है, एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसे वर्ल्ड फूड प्राइस, जो विश्व में खाद्य के मूल्य में उतार चढ़ाव होता, जो उसी संबंधी रिपोर्ट फाओ के द्वारा निकाली जाती है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे किस नाम से जाना जाता? वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का बात आई है तो यूएनओ का आपको जैसा कि पता है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है और इसी की प्रमुख बॉडी कौन है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जो 6 इसके प्रमुख अंग हैं, इस 6 अंगों में एक अंग ए भी शामिल है। इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है। और अब इसमें जो यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसी को विश्व की संसद कहा जाता है। जैसे भारत की संसद इतनी क्या होती है? सारे डिसीजन लेती है। तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र के मंच से, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता? सिक्योरिटी काउंसिल की अनुशंसा पर सेक्रेटरी जनरल, जो आप देखते हो महासचिव, सेक्रेटरी जनरल की हर साल नियुक्ति की जाती है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अनुशंसा करती है और उसके अनुशंसा के बाद कौन नियुक्त करता है? तो जो नियुक्त करता है महासचिव कि उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता है। तो इसका ये पहला काम हो गया। दूसरे काम की हम बात करें तो इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का दूसरा काम हो गया इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स। हर साल, यानी जो अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो 5 इसमें अस्थाई और 10 अस्थाई। तो जो 10 अस्थाई मेंबर चुने जाते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इनके जो अस्थाई मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको कौन इलेक्ट करता? तो जो इलेक्ट करता है उसे किस नाम से जाना जाता? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। बात करें भारत की, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान इसमें रख लीजिएगा, अप्रूविंग द यूएन बजट, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसके लिए फंडिंग वित्तन की व्यवस्था की जाती। तो फंड वंड की व्यवस्था कौन करता है? इसी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यानी क्या किया जाता? बजट का एलोकेशन भी किया जाता है। तो ये आपकी काम की है। इसके रेगुलर सेशन होते हैं सितंबर से दिसंबर के बीच, इसके क्या रेगुलर सेशन होते हैं। कब होते? तो सितंबर से दिसंबर के बीच प्रत्येक वर्ष यानी क्या होते हैं? इसके रेगुलर सेशन होते हैं। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1 मेंबर 1 वोट को अपनाया गया। यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। जैसे अलग अलग अन्य संगठनों में देखोगे तो वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में सामान्य महत्व नहीं है, लेकिन यहां पर एक सदस्य एक वोट, यानी उसका आकार, उसका साइज, उसकी जनसंख्या कैसी भी हो, यहां समानता का सिद्धांत अपनाया गया। एक मेंबर एक वोट के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। अब बात करें कि इसकी अन्य कौन कौन सी है, तो इसे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, विश्व की संसद के नाम से जाना जाता। इसके द्वारा किन मुद्दों पर? रेसिज्म, रंग भेद, इसके बाद इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, इनइक्वालिटी, असमानता, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, पॉवर्टी, भूख,
हंगर, गरीबी, भूख, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सशस्त्र विद्रोह जो होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर, यहाँ इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सभी मेंबर इसके क्या होते, सदस्य होते हैं। सभी संयुक्त राष्ट्र के इसके सदस्य होते। मेन गवर्निंग बॉडी पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो डिसीजन लेने की मेन गवर्निंग बॉडी है, यानी शासन करने की, तो मेन गवर्निंग बॉडी कौन है, यही है। और इसके द्वारा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, इसे विश्व की सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी संस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन, जो अध्यक्ष इसका होता है, अध्यक्ष 1 साल के लिए बनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कितने, 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, जो इसकी अध्यक्षता करता है। अब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इसके कई, ये जो आप काम करता है अकेले नहीं करता, इसके द्वारा कई प्रकार के कमीशन की भी क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंतर्गत कौन कौन से कमीशन आते हैं उसमें भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो कौन कौन हो गया, एक निशस्त्रीकरण, वर्तमान युग देखते हो सभी देश हथियार को इकट्ठा करने की दौर में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। तो इसके द्वारा यानी डिसआर्मामेंट, जो हथियारों में कटौती हो, तो उस कटौती के लिए कौन जिम्मेदार है, डिसआर्मामेंट कमीशन, यानी डिसआर्मामेंट कमीशन, एक इसको डी से लिख लीजिए। अगला कौन हो गया, इंटरनेशनल, कौन सा, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। इसका नाम आप कैसे भूल सकते हो, जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है वो किसके अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंतर्गत ही कौन आता है, तो हमने कहा इंटरनेशनल लॉ कमीशन। लॉ कमीशन बहुत काम का है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, बाकी को भी हम एक एक को उठाएंगे और इन सब का भी निपटारा आगे करने वाले हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से हर साल आपके कौन से एग्जाम में, तो आपके जो एग्जाम होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो और चाहे आपका आरओ या अन्य एग्जाम हो, वहां से संस्थाओं से क्वेश्चन आता ही। तो हमने क्या कहा कि पहला कौन हो गया, डिसआर्मामेंट कमीशन, दूसरा कौन हो गया, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, और तीसरा इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज। विश्व में जो, जैसे आज भारत के द्वारा भी सिविल सेवा की परीक्षा होती है, उनका काम होता है सिविल सेवा देना, यानी जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम, प्रोग्राम, नीतियां लागू की गई उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो इसी प्रकार की जो सेवा वैश्विक स्तर पे कौन लागू करता, तो इसके लिए एक अलग से आयोग बना जिसे इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज कमीशन कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, तो आपको लॉ वाला आपको बता ही दिए। उसके बाद कौन हो गया, 3 कमीशन अभी तक समझ चुके हो, डिसआर्मामेंट कमीशन, दूसरा हमने कहा इंटरनेशनल लॉ कमीशन, तीसरा इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज कमीशन। तीनों ये 3 हैं। अगर चौथे कमीशन की बात करें तो ये स्थापित किया गया जो फिलिस्तीन समस्या थी, जिसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो समस्या बनी हुई, उसके समाधान के लिए किसे स्थापित किया गया था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कंसिलिएशन कमीशन फॉर पैलेस्टाइन, यूनाइटेड नेशंस कंसिलिएशन कमीशन फॉर पैलेस्टाइन को भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये काम का है। इसी को यूएन सिट्रल के नाम से जाना जाता है। यूएन सिट्रल, इसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंटरनेशनल ये हो गया, ये आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन IT से इंटरनेशनल और टी से आपका क्या हो गया, ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यहां TRA से एक केवल इसमें फुल फॉर्म निकलेगी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आयोग ये काम देखता है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट में ये कैसे भूल सकते हो, यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन, यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन की भी तैनाती की भी नियुक्ति की गई है। तो कितने आपके आयोग हो गए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल, आप मेंस में भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चन उठा के,
यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि संगठन ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में लगा, तो हम अच्छे से यानी संगठन को डिस्कस किए हैं, तो आपको आराम से लिख पाएंगे। तो हमने क्या बताया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को हमने आज उठाया है। और हर दिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ को जब तक पूरी तरीके से एक एक चीज़ को नहीं निपटा लेंगे तब तक हम भी बैठने वाले नहीं है। तो इसमें प्रत्येक को हम डेली एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले। तो हमने क्या कहा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में के अंतर्गत कौन कौन से कमीशन स्थापित किए गए। तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, तो हमने कहा कोई भी शुरू कर दो, कुल मिला के तरीका ये होना चाहिए कि सारे आपके आ जाने चाहिए। सबसे पहले जो प्रमुख रूप से समस्या आज हथियार लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हथियारों में कटौती हो तो डिसआर्मामेंट कमीशन। दूसरा, लोगों के लिए न्याय मिले तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन। लोगों को सेवा मिले तो इंटरनेशनल सिविल सर्विस कमीशन। फिलिस्तीनियों की समस्या का भी सुलहपूर्ण तरीके से समाधान हो जाए तो यूनाइटेड नेशंस कंसिलिएशन कमीशन फॉर फिलिस्तीन। फिर आपका ये फिलिस्तीन समस्या का समाधान हो गया तो आपकी ज़रूरत क्या, यूएन बिल्डिंग पीस कीपिंग, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन। और अंत में एक आयोग और बचता है जो हमने क्या कहा, जिसे अनसेट्रल के नाम से जाना जाता, यूएन सेट्रल के नाम से जाना जाता, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो ये इतने ध्यान रखिएगा, जो किसके अंतर्गत है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। तो हमने क्या उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ उठाया, उसका एक स्पेशलाइज 6 अंगों में एक प्रमुख अंग है जिसे विश्व की संसद कहा जाता, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कस किया। उसका कैसे चुनाव होता, अध्यक्ष कैसे, महासचिव कैसे, उसका काम क्या, वो A to Z हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का डिस्कशन किया। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंतर्गत हमने कहा 6 आयोग हैं। कितने आयोग हैं, तो ये आपके 5-6 आयोग हैं। उन 5-6 आयोगों को हमने डिस्कस किया, जिनमें डिसआर्मामेंट कमीशन पहले हमने कहा, दूसरा हमने कहा हथियार कम हो गए तो न्याय दिला दो, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। फिर तीसरा हमने कहा सिविल सेवा तो इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज कमीशन। फिर हमने कहा फिलिस्तीन की समस्या का समाधान, यूनाइटेड नेशन कंसिलिएशन फॉर फिलिस्तीन। ये कितने, 4 हो गए। 5वां हमने कहा अब समस्या का समाधान हो गया तो इंटरनेशनल स्तर पर जो ट्रेड होता है वो नियम कानून के हिसाब पे होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूएन सेंट्रल के नाम से जाना जाता। ये सब होगा तो जाहिर सी बात है लास्ट में हमने कौन सा आपको बताया, पीस बिल्डिंग होगा इससे। तो यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग, यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन। तो ये आपके यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन टोटल 6 हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। तो ये बिल्कुल माइंडसेट में आपको बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। और ऐसे जब आप दिमाग में रहेगा तो कुछ भी क्वेश्चन आपके दाएं बाएं घुमाए आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इस बार का यूपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा। फिर हम जितने अभी डिस्कस करना शुरू किया, आज केवल एक क्लास संयुक्त राष्ट्र संघ पे हुई, अब प्रत्येक बॉडी को जब हम डिस्कस कर चुके होंगे तब आप पेपर उठा के फिर देखिएगा, चुटकियों में सवाल आप कर पाओगे। ठीक, अब आइए अगला फिर इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनी है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है इस समय, तो आयुष का मतलब क्या हुआ, आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा, यू से हो गया यूनानी, और यस से हो गया कौन, तो ये आपका कौन हो गया सिद्धा, और यस से हो गया होम्योपैथी। इसी मंत्रालय, ये नया मंत्रालय जब मोदी सरकार आई तो इस मंत्रालय को स्थापित किया गया। इसी की समय जो मंत्री हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कितने, 3 आयुष संस्थान की स्थापना की जाएगी। कितने, 1-2 नहीं, 3 आयुष संस्थान की स्थापना किए जाने की अनाउंसमेंट किया गया। और ये कब इसका उद्घाटन किया जाएगा, तो ये 11 दिसंबर 2022 को माननीय मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना है। कब, तो ये उद्घाटन कब होगा, 11 दिसंबर 2022 को मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ स्थापित होंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये कहाँ स्थापित होंगे ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हम जान लेते हैं कहाँ स्थापित होंगे। तो एक का नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वाला कहाँ, गोवा में होगा। क्यों, क्योंकि गोवा में अभी जो 9वीं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस गोवा में आयोजित हुई। तो गोवा गो तो आयुर्वेदा,
आयुर्वेदा का इलाज करवाना तो गोवा जाइए, ऐसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। आयुर्वेदा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गोवा, क्योंकि गोवा में क्या हुई है? वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। तो कौन सा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पूछे तो गोवा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पूछे तो गोवा। याद कैसे करोगे? तो आई गो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी वहीं पर आपको आयुर्वेदा का लाभ लेना है। तो वहां पर विश्व कांग्रेस आयुर्वेदा संबंधित उसका आयोजन भी हुआ, तो वहां पर एक स्थापित किया जाएगा। तो दो क्वेश्चन बनते, एक तो ये पूछा जा सकता कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की आधारशिला कहाँ रखी गई? 11 दिसंबर को मोदी जी रख देंगे। तो ये कहाँ? गोवा। और गोवा में ही 9वीं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन भी किया गया है। दूसरा, यूपी वाले ध्यान दें, यूपी और साथ में अन्य वाले भी ध्यान दें, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, यूपी लिखते हो तो यहाँ यूपी का यू उठा लो, यूनानी, हो गया काम। हमारा तो काम है चीजें फैक्ट दिमाग में कैसे बैठी रह जाएं, हमारा सवाल सही हो जाए। यूपी लिख करके यू उठा के यूनानी बन गया, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। यूनानी कहाँ स्थापित होगा? गाजियाबाद। तो कौन सा? यानी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये कहाँ स्थापित होगा? यूपी के गाजियाबाद में। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी, तो होम्योपैथी कहाँ स्थापित होगा? यूपी के पास ही है, तो ये दिल्ली में स्थापित होगा। कहाँ? दिल्ली में ही स्थापित किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के इंस्टीट्यूट हो गए। आयुर्वेद के लिए गोवा जाना पड़ेगा, और यूपी में कौन? यूनानी वाला। होम्योपैथी वाला कहाँ? तो दिल्ली। तीनों बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखो, कभी गलती नहीं होगी। बाकी चीजें बताई चुके हैं। जो 9 नंबर की वर्ल्ड, कौन सी? 9th नंबर की जो ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है, इसका आयोजन पंजिम गोवा में किया गया। इसमें क्या? इसमें साइंटिफिकली जो भारत का किस क्षेत्र में? आयुर्वेदा के क्षेत्र में जो भारत के यहाँ मेडिसिन हैं, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब के तरीकों को वैश्विक स्तर पर इनकी स्वीकृति मिले, और लोग भारत के जो आयुर्वेदा है, हर घर जो भारत का आयुर्वेदा वाला अभियान चल रहा है उसको प्रमोट मिले। तो इसके लिए भी वैश्विक स्तर पर लोगों को आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन भारत की छवि को और अधिक वैश्विक मंच पर, पटल पर उभार सकता है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला है नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। इसे किस नाम से जाना जाता? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये चर्चा में क्यों आया? इसलिए चर्चा में अब आ गया क्योंकि पहली बार हुआ है कि 26 दिसंबर, कब? ये डेट याद रखिएगा, 26/11। ये घटना भी आपको पता होगा, मुंबई अटैक, तो उसी से कोरिलेट कर लीजिए। यहाँ मुंबई अटैक हुआ तो ये तो आप जानते ही हो, और यही एक अटैक यहाँ पर भारत के मध्यकाल में हुआ। मध्यकालीन जो इतिहास है वहाँ पर भी एक अटैक किया गया। अब आप पूछेंगे सर ये बताइए कि किसने अटैक किया? तो जो 10वें गुरु रहे हैं उनके 4 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्रों का नाम था, और इसको पुत्र को साहिबजादा के नाम से जाना जाता। तो ये 2 पुत्र थे जिनका नाम, 4 पुत्र में 2 पुत्र, जिनमें से एक साहिबजादा जोरावर सिंह 7 साल के थे, और दूसरा साहिबजादा फतेह सिंह, ये 5 साल के थे। इनको औरंगजेब ने क्या किया? दीवार में जिंदा चुनवा दिया। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगजेब के द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इसी की याद में अब ये 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। किस रूप में? वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये पहली बार, इस बार 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो इनको चुनवाया गया, शहीद हुए, तो इन्हीं की याद में क्या किया जाएगा? अब इसे वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात ये कब की है? ये 26 दिसंबर 1704 की है। ईंटों में चुनवा दिया था
जिंदा ईंटों में, दीवार की ईंटों में इनको जिंदा चुनवा दिया गया 1704 में औरंगजेब के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये डिसीजन 9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी जी के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का लिया गया। तरीका भी बता दिए, आपको याद भी रहेगा। और ये किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु जो रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें सिख गुरु रहे हैं, उनके क्या थे? पुत्र थे। बात यहाँ गुरु गोविंद सिंह की भी कुछ कर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 को दीवार में कौन जोरावर सिंह, फतेह सिंह को चुनवाया गया था। इनमें से 2 जो अन्य थे अजीत सिंह और जूझर सिंह, इनको भी आप एक बार नाम ध्यान रखिएगा, अजीत सिंह, जूझर सिंह, अजीत सिंह, जूझर सिंह। बात करें गुरु गोविंद सिंह, तो ये 10वें गुरु, 10 गुरु टोटल हुए। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ आ गया, फिर कोई आपका गुरु व्यक्ति नहीं बना है। तो ये 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में। आप गलती कर दोगे क्योंकि वहां लगेगा ये पंजाब में होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में 22 दिसंबर कब? 1666 को होता है। कब होता? 1666 को होता है। और इनका जो जन्मदिन है यह कौन सा? तो कौन वाला नानक शाही कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना? जैसे हमारा कैलेंडर है, संवत कैलेंडर है, उसी प्रकार अंग्रेजी वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो इसी प्रकार जो सिखों का है इसे नानक शाही कैलेंडर के नाम से जाना जाता। 9 साल की उम्र में जब इनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हुई, तो इसके पश्चात यानी गुरु तेग बहादुर इनके पिताजी थे। तो गुरु तेग बहादुर किसके थे? गुरु तेग बहादुर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह यानी गा से गोविंद सिंह, इनके पिता ता वाला, ये तेग याद रखो तो आपका गलत नहीं होगा। तो गुरु तेग बहादुर, उसी बाद गुरु गोविंद सिंह आएंगे। तो ये कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, जो 10 गुरु हुए हैं इनका क्रोनोलॉजी भी पूछ लिया जाता है और किसके द्वारा क्या कार्य किया गया वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता। तो लास्ट के 2 नाम तो आपको याद ही करवा दिए, 2 नाम। और गुरु नानक पहला नाम आपको, गुरु गोविंद सिंह और पहला गुरु नानक, तो पहला नाम आपको याद है गुरु नानक। बात याद कुछ समझ में आ रही? तो गुरु नानक पहला नाम, और तेग से इनके यानी तेग से लास्ट के 2 नाम गुरु तेग बहादुर और गा से गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपके बाकी 7 नाम तो ऐसे क्लास में किसी दिन जब भी लपेटे में आएगा निपट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चीजें आपकी 10 के 10 एक समय आएगा, मुट्ठियों में आपके 10 क्या होंगे कि सिख गुरु होंगे उनके काम। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम कर पाएंगे। हम क्या कोशिश करते हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती एक ही दिन दिमाग में ठूसने की कोशिश करते हैं, और जब ठूसते हैं एक ही दिन में इंफॉर्मेशन तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये गुरु तेग बहादुर सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख गुरु बने थे। ये 9 साल की उम्र में ही बने थे। और गुरु गोविंद सिंह को 1700 इनको भी मार दिया गया, इनकी भी हत्या राजनीतिक हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह को भी 1708 में 22 दिसंबर 1666 में पैदा हुए। और कब? तो ये यहाँ 1708 में इनको भी मरवा दिया गया। याद रखिए 1707 में कौन? औरंगजेब मरा था, लेकिन उसी समय पूरी साजिश बन चुकी थी। इनको भी इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और 5K मतलब कंघा, बाल को झाड़ने के लिए कंघा, और हाथ में करा, और साथ में तलवार, कृपान और कच्छा, ये 5K जिसे 5 ककार के नाम से जाना जाता है, इनको रखने की भी बात की और खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ था। और इनके द्वारा यानी खालसा पंथ के अंतर्गत ही एक ग्रंथ लिखा गया जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 2 युद्ध भी लड़े गए और उन युद्धों को भी हम जान लेते हैं। एक युद्ध 1704 में और एक युद्ध ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसका जिक्र आया। और दूसरा युद्ध जो हुआ ये कब हुआ? ये 1705 में, 1704 में जो हुआ उसे आनंदपुर का युद्ध के नाम से जाना जाता। तो मुगलों के द्वारा ये युद्ध होते थे, मुगल हमला बोलते थे क्योंकि अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मराठों को मानते थे। तो पहला युद्ध कब हुआ? 1704 में, जिसे बैटल ऑफ आनंदपुर के नाम से जाना जाता। अगला उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि चर्चा में कम रहता है, नाम भी पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो 1705 में बैटल ऑफ मुक, देखो ये यहाँ पहले आ रहा, तो ये 1704 वाला पहले आएगा। एग्जाम में ऐसे दिमाग में बैठा लो, नहीं वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। आनंदपुर पहले था कि ये
मुक्तसर पहले था। तो ये आपका अगला युद्ध कौन? मुक्तसर। तो पहला युद्ध कौन हुआ? आनंदपुर 1704 में। ये पहले तो वो पहले आएगा। तो ये बैटल ऑफ आनंदपुर 1704 में हुआ और बैटल ऑफ मुक्तसर 1705 में ये युद्ध होता है। इनके द्वारा जाप साहिब, कौन? जाप साहिब, बेंती चौपाई, इसके अलावा अमृत सवैया और जफरनामा जैसे रचनाएं भी रची गई हैं। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हमने कौन? जफरनामा याद रखिएगा, अमृत सवैया, जफरनामा, जाप साहिब। तो ये जाप साहिब, जफरनामा, बेंती चौपाई और अमृत सवैया, इनको भी इनके द्वारा रचा गया है। क्लियर हो गई? तो ये आपका कौन था? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। कैसे याद रहेगा? तरीका सारे बता दिए आपको। अब ये कौन मनाएगा? ये आयोग, क्योंकि ये जो सिख धर्म है ये किस में आते हैं? मिनोरिटीज, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये अल्पसंख्यक के लिए नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, इसकी स्थापना संसद का एक 1992 का एक्ट है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। संसद के एक अधिनियम 1992 से इसकी स्थापना की गई है। और कब की गई? 17 मई 1993। अधिनियम 92 का है, स्थापना एक साल बाद, यानी 1992 का एक्ट है। तो एक्ट पूछे तो 1992 का, स्थापना कब हुई? 17 मई 1993। जब संसद के एक्ट से कोई स्थापित होता है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार का सांविधिक निकाय। टोटल इसमें सदस्य संख्या 5 होती है, जिनमें एक अध्यक्ष क्या होते? एक अध्यक्ष होते, एक उपाध्यक्ष। इसमें क्या? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और प्लस 3 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल इसमें सदस्य संख्या कितनी होती? 5 होती है। अध्यक्ष, इसका साफ साफ लिखा गया, जो अध्यक्ष होना चाहिए वो मिनोरिटीज कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। तो ये 5 सदस्यों में से जो शुरू में जब ये 1993 17 मई 1993 में स्थापित हुआ, तो उस समय इसमें जो अल्पसंख्यक समूहों की संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी, 6 नहीं थी। आज हम 6, ये कहीं संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि अल्पसंख्यक एक्ट जो 1992 का था उसके अंतर्गत जब 17 मई 1993 में स्थापित हुई तो भारत सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से 5 समुदाय को क्या माना? अल्पसंख्यक। इसमें 2014 में फिर संशोधन किया गया और जो जैन थे इनको शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में 6 समुदायों को, हिंदू को हटा दीजिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कौन? हिंदू, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, बौद्ध, जैन। ये 6 समुदाय हैं जिनको क्या माना जाता है? यानी अल्पसंख्यक माना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज, जो अल्पसंख्यक का अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। इसके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से इसके शक्तियां हैं? तो इसके कार्य कौन है? जाहिर सी बात है, केंद्र के स्तर पर अल्पसंख्यक और राज्य के स्तर पर जो अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में प्रावधान किए गए या कानून के द्वारा इनके लिए जो रक्षोपाय किए गए, उनका कितने प्रभावी तरीके से लागू किया गया, क्या क्या रिजल्ट अभी तक रहा, आउटकम क्या रहा, इन सबको देखने का काम कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका यही लिखा कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर जो अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति क्या हुई है, अभी तक जो इनके लिए रक्षोपाय किया गया वो कितना सक्सेस रहा, कितना सफल रहा, इनका कौन ये इसका मूल्यांकन करना, इसका काम है। इसका केंद्र और राज्य के, अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, केंद्र और राज्य विधानमंडल के द्वारा संविधान में किए गए रक्षापाय जो अल्पसंख्यक से संबंधित हैं, सेफगार्ड जो मिनोरिटीज को दिए गए वो कितने हैं, कितना उनका प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहाँ तक वो सफल रहे, इनका भी इसी के द्वारा यानी मूल्यांकन किया जाता है, उसको देखा जाता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए हमेशा प्रयास कौन करता है? यही आयोग करता है। आयोग के द्वारा और क्या काम किया जाता है? अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी आप देखते हो एक्सप्लॉयटेशन, इनको
जल्द से जल्द, अगर जैसे ही अल्पसंख्यक हमेशा ये अपने कान चौकन्ने रखता है, अगर नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज हमेशा अपने कान चौकन्ने रखता कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या शोषण हो रहा है तो उसको तत्काल पता लगाया जाए और तत्काल प्रभाव से उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाए। इसके अलावा इसी आयोग के पास इस आयोग के पास कौन सी पावर है? तो इस आयोग के पास कौन सी पावर? दीवानी शक्ति, न्यायालय की भांति दीवानी पावर। दीवानी का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है, उपस्थित करवा सकता, कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी भी विभाग, कार्यालय, मंत्रालय या किसी व्यक्ति विशेष को कह सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। तो ये दीवानी पावर भी, इसको सिविल पावर्स भी मिली है। और लास्ट पॉइंट यहाँ, यह समय समय पर अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, विश्लेषण करता है, कौन से मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों का यह अध्ययन विश्लेषण करता है। अध्ययन विश्लेषण भी इसके द्वारा अध्ययन, अनुसंधान व विश्लेषण भी किया जाता और बेहतरी के लिए रक्षा उपाय भी समय समय पर सरकार को सुझाए जाते हैं। तो ये आपका इसमें चुनौतियां पूछी जाए कि आखिरकार इस आयोग की कमियां क्या हैं, तो इसकी जो सिफारिशें होती हैं यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। सरकार को मानना या न मानना उसके खुद के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये उसके बाद इसके पास फंडिंग नहीं, किसी को दंड फंड नहीं, किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता कि कोई एग्रीव्ड पर्सन है, पिंवरेज व्यक्ति है तो उसको मौद्रिक लाभ भी नहीं पहुंचा सकता है। स्टाफ की हमेशा कमी रहती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। अब इसमें बात करें कि और देख लेते हैं, एक मिनट इसमें वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं? इसके वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं ये आप देख लीजिए, शायद इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। हाँ, प्रथम अध्यक्ष कौन इसके बनाए गए थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा, इसके मोहम्मद सरदार अली खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके मोहम्मद इकबाल, वर्तमान में कौन है? तो ये आपका इकबाल, वर्तमान में कौन है? इकबाल इसके अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान वाला भी ध्यान रखिएगा। और उस समय वाला प्रथम अध्यक्ष भी आपने देख लिया, सरदार अली खान इसके क्या थे? सरदार अली खान प्रथम अध्यक्ष थे। अगला फिर छठा एडिशन किसका? परीक्षा पर चर्चा। ऐसे क्वेश्चन आपको लगेगा ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जब भी ये कोई ऐसी कंपटीशन या ऐसा कोई होता नेशनल स्तर पे तो क्वेश्चन बनता है। परीक्षा पे चर्चा। आज लोग बच्चे जैसे भी एग्जाम का समय आता है इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी अच्छी तैयारी नहीं होती और इतना यानी टेंशन उनमें हो जाती, डिप्रेशन होता कि अपना बेहतर एग्जाम में नहीं दे पाते हैं। तो इसी का हर साल यानी परीक्षा पे चर्चा होती है, जिसमें किसको पार्टिसिपेट किया जाता? छात्र हैं, छात्र के माता पिता होंगे, वो पेरेंट्स और टीचर, तीन पक्षों को एक मंच पर उपस्थित होकर के अपनी राय, अपनी समस्या रखने के लिए कहा जाता है। तो कौन कौन होगा? स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, इन तीनों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, भारत के साथ साथ विदेश से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, तो ये नहीं कि भारत के ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसके द्वारा परीक्षा पे चर्चा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसका यानी उद्घाटन किया जाता है, शुरू किया गया। और अब शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस साल का ये डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर। कब से? 25 नवंबर 2022 से लेकर के ये कब तक चलेगा? तो ये आपका 30 दिसंबर, कब तक चलेगा? 30 दिसंबर 2022 तक। कब तक? तो ये 25 नवंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 25 नवंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक। अब आइए बात समझ में आई। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, यानी कि जल संसाधन, गंगा नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग के द्वारा एक और पहल शुरू की गई, जिसे किस नाम से जाना जाता? वाटर हीरोज।
ये पूछा जा सकता है। वाटर हीरो 3 है इसमें, एक तो गंगा जल संसाधन वाला है, एक शक्ति वाला मिनिस्ट्री ऑफ पावर शक्ति वाला है, और दूसरा कौन जल शक्ति वाला, और तीसरा आपका कौन हो गया, ये डिपार्टमेंट आपको बताई दिए। तो इनके द्वारा ये पहल शुरू की गई। कौन सी पहल है, वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी कॉन्टेस्ट, एक प्रतियोगिता के रूप में इसे, और ये अब तीसरी बार है, 3 एडिशन इसमें हो चुके। जल संरक्षण करने का इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आप देखते हो जल कितना चुनौतीपूर्ण बन के उभरा है, तो जल को संरक्षित किया जाए। पहली बार पहला एडिशन इसका 1/9/2019 से 30/8/2020 के बीच, दूसरा एडिशन 9/9/2020 से 31/8/2021 के बीच, और इस बार ये तीसरा एडिशन जारी किया गया 1/12/2021 से। ये कब तक, तो ये आपका 30/11/2022 30/11/2022 तक ये चला है। बात समझ में आई। उद्देश्य क्या है आपको बताइए, जल का महत्व समझो, जल का भी मूल्य है, अंधाधुंध तरीके से जल का दुरुपयोग करने से बचें। तो इसका क्या, वैल्यू ऑफ वाटर को प्रमोट करना, सपोर्ट किसका करना, तो वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण को सपोर्ट करना, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जल संसाधन का समावेशी विकास हो, यानी जल संरक्षण भी हो सके, जल का महत्व लोग जाने और लोगों में जागरूकता आए कि जल का महत्व हमारे लिए कितना है। तो इस प्रकार यानी जो वाटर हीरो जो नियुक्त किए जाएंगे, जा कर लोगों को जागरूकता अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं, और इससे क्या होगा, लोगों का जो एटीट्यूड है जल को संरक्षण को लेकर के वो भी बदलेगा, और साथ ही उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें क्या होंगे, यानी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस प्रकार जल संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला है अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन सा है, इसमें जो ये प्रतियोगिता पिछले साल हुई थी, ये पिछले साल का है। अक्टूबर 2022 में 3 विनर इसमें थे। एक थे श्री महेंद्र सिंह पवार। श्री महेंद्र सिंह पवार एक गाजियाबाद के, श्री महेंद्र सिंह ये IAS हैं, और ये गाजियाबाद के ये नगर आयुक्त भी बने थे। तभी इनके द्वारा ग्रीन बॉन्ड जो लाया गया था, गाजियाबाद में जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था, तो ये इन्हीं के द्वारा, और इनके द्वारा जन चौपाल के माध्यम से प्रयास किया जाता है। उन्हीं के अथक प्रयासों के लिए इनको अवार्ड जो दिया गया पिछले साल का, उसमें इस बार अभी दिए जाएंगे, तो ये इसमें दिया गया। दूसरा एहसास NGO, ये जो भारत में एहसास NGO के द्वारा जो भारत के गरीब हैं, वंचित हैं, असहाय, इनके उद्धार के लिए प्रयास किया जाता। और तीसरा है श्रीमती नेहा कुशवाहा। श्रीमती नेहा कुशवाहा के द्वारा क्या किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्लांटिंग ट्रीज इन द मेमोरी ऑफ इंसेस्टर्स। इंसेस्टर्स मतलब आपके जो पूर्वज रहे हैं उनकी याद में, कम से कम उनके याद में एक पेड़ लगा दो। पेड़ों को लगाना वो भी पूर्वजों की याद में, क्योंकि आप पूर्वजों के ज़माने में कहानियाँ उनसे सुनते रहे होंगे कि हमारे ज़माने में कितने घने पेड़ होते थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई हम पेड़ पौधों को लगाने के बजाय, संरक्षित करने के बजाय काटते गए। तो इन 3 लोगों को ये पिछले बार का पुरस्कार दिया गया था। अगला फिर इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये एक आपका न्यूक्लिक एसिड बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिसीज यानी डिटेक्शन, कोविड-19 कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी ये विकसित किया गया जिसे कोविरैप। तो पूछा जा सकता है ये कोविरैप क्या है, तो ये कोविरैप इसमें न्यूक्लिक बेसिड है, और ये किस पे काम करता है, RT-PCR के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, और बहुत जल्द क्या पता लगा लेता, बहुत जल्द पता लगा लेता है कि किसमें कोविड-19 का वायरस है, किसमें नहीं। तो इसको किसने विकसित किया, तो ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के द्वारा विकसित किया गया। ये सुमन चक्रवर्ती वही हैं जिनको 2022 का अलग से क्वेश्चन पूछेगा, इन्फोसिस के द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार भी 2022 में प्रदान किया गया है। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस ये कब, तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता, क्योंकि 6 दिसंबर को ही 1956 में 6 दिसंबर 1956 को किसके, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर,
भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या किया गया था, यानी ये इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जीवन के अंतिम समय इनके द्वारा यानी इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये जीवन का अंतिम समय है, तो इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने कहा था, क्योंकि हिंदू धर्म में जो बहुत सारी वो सबके अलग अलग तर्क भी हो सकते हैं, आपके भी होने चाहिए, कहा था हिंदू धर्म में जो बहुत सारी बुराइयां हैं, छुआछूत और जो अस्पृश्य लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, मिटने वाला नहीं। तो कहा कि हमारा जन्म हिंदू में हुआ, इस पे मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन हिंदू होके मैं नहीं मरूंगा। आई विल नॉट डाई एज हिंदू, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये इन्होंने दावा किया। और अंततः ये जो बात इन्होंने कहा था जीवन के अंतिम समय में यानी साबित भी किया। अब भारत सरकार के द्वारा अंबेडकर सर्किट भी बनाई जा रही, तो इनके बहुत सारा नॉलेज आप ट्रेडिशनल में आप देखते हैं कि जो अंबेडकर साहब शुरू से ही यानी बहुत भेदभाव झेले और हमेशा प्रयास करते रहे, चाहे ये आपका राजनीतिक दलों की बात हो या संविधान बनाने की बात हो या पत्र पत्रिकाओं की बात हो, कोई ऐसा एरिया बाकी नहीं है जो अम्बेडकर ने यानी टच ना किया हो। इनकी एक बुक आपकी हूवर शुद्राज, ये बहुत फेमस है, हूवर शुद्राज, शूद्र कौन थे ये आप ध्यान रखिएगा, हूवर शुद्राज ये बुक। दूसरा एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उन्मूलन, और हूवर शुद्राज, ये दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये भी स्थापित की गई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और साथ में इनके द्वारा मूक नायक, एक पत्र इन्होंने लाए थे, मूक नायक, तो ये मूक नायक, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हूवर शुद्राज, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, इनको ये योगदान के लिए इनको याद किया जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा श्रमिक संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ये आगे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी इनके द्वारा स्थापना की जाती है। आगे देखो अंबेडकर सर्किट, तो अंबेडकर सर्किट में जीवन के अंतिम दिन कहाँ, दिल्ली में बिताए थे, तो ये जीवन के अंतिम दिन दिल्ली में रहते, तो दिल्ली। दूसरा महू इनका जन्म हुआ था उसको, और ये स्टडी के लिए कहाँ गए थे, स्टडी के लिए लंदन गए थे, स्टडी के लिए लंदन गए थे, तो ये लंदन। और बौद्ध धर्म को कहाँ अपनाया, नागपुर में अपनाया, और बौद्ध धर्म को कहाँ, नागपुर में अपनाया। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ये मुंबई के पास ही है, दादर में इनकी मृत्यु हुई, जहाँ पर इनको दफनाया गया। तो ये स्थान को मिला करके दिल्ली, महू, दिल्ली से लंदन तक की यात्रा, दिल्ली में जीवन के अंतिम दिन रहे, लंदन में स्टडी के लिए गए, महू में पैदा हुए, नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया और मरे कहाँ, दादर में। इन्हीं को जोड़ने के लिए अंबेडकर सर्किट शुरू किया जाएगा। जैसे रामायणा सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, इसी प्रकार अंबेडकर सर्किट कहाँ, तो आप जन्म से शुरू करिए। इनका जन्म महू में हुआ और इनकी जन्म के बाद ये अध्ययन के लिए लंदन गए और जीवन के अंतिम समय दिल्ली में बिताया। अब दिल्ली में क्योंकि उस समय संसद, ये सब आप समझी सकते हो, कानून मंत्री भी थे, तो ये वो, और बाकी बौद्ध धर्म जाकर के नागपुर में अपनाया था। तो नागपुर और साथ में जहाँ इनका अंतिम समय इनकी मृत्यु हुई वो कहाँ हुई थी, तो हमने कहा दादर, ये मुंबई के पास ही है, तो वहाँ पर इनकी समाधि है। तो इन सबको इनकी समाधि को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इन सबको मिला करके अंबेडकर सर्किट का निर्माण किया जाने का प्रस्ताव भारत सरकार लेके आई है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस बार कौन सा था, तो ध्यान दीजिए, अब इसको पता करना हो तो 1856 है, और हम किस में चल रहे हैं, 2022 में। तो एक कम कर लो, क्योंकि इस साल भी मनाया गया, तो ऐसे निकालो 2022 और इससे घटाओ 1855, तो 12 में से 5 गया 7 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा। यानी इस बार इनका महापरिनिर्वाण दिवस कौन सा मनाया गया, ये 67वां है, 67 है। तो 67वां ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका, ये काफ़ी चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, सेक्शन 126A। अभी ये चर्चा में इसलिए बना क्योंकि अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये चर्चा पर चर्चा का विषय बना। क्या विषय बना, अब होता क्या, 2 प्रकार के पोल होते हैं, एक होता ओपिनियन पोल और एक होता एग्जिट पोल। जो ओपिनियन पोल होता है, ये चुनाव के पहले जनता की राय को जानने के लिए क्या किया जाता है, ये कराया जाता है विभिन्न एजेंसियों के
द्वारा, और दूसरा होता है जो चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो उसके तुरंत बाद करवाया जाता है। अब ये प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, क्या इसका संविधान में कहीं पर कोई प्रावधान किया गया है? चुनाव निर्वाचन आयोग ने क्या इसका कोई प्रोविजन किया? आंसर है नहीं। तो सबसे पहले अब जो प्रयास किया गया कि आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते हो जब तक चुनाव आयोग एक समय वो निर्धारित करता है, उतने समय जो समय वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया उतने में आप नहीं कर सकते। तो ये धारा जो है, इससे ये पावर कहाँ से मिली निर्वाचन आयोग को? तो इसने आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत एक नया सेक्शन लेके आया 126A। 126A इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें काफ़ी इसका मिसयूज भी होता था। तो अब इसमें इसकी पूरी कहानी हम समझ लेते हैं। जो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी कब? तो ये सबसे पहले अगर हम पहली बार बात करें तो सबसे पहले जो एग्जिट पोल हुआ था, ये कब का चुनाव है? 1957 का, 1950, यानी दूसरी लोकसभा चुनाव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा पहली बार एग्जिट पोल कराया गया था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार करवाया था। उसके बाद जब ये आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बारी आई तो ये आपका आगे चल करके 1998 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 324, आपको पता है अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियां, कार्य, इन सब का उल्लेख किया गया। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1998 में एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल को दोनों को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। जब प्रतिबंधित कर दिया तो ये मामला कहां पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट। जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि आपके पास कोई स्टैट्यूटरी अनुमति कहां से मिल गई? सांविधिक अनुमति आपके पास कोई संविधान या कोई कानून आपको देता है शक्ति? आपने ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिए? ये 98 में किया था। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया। तो अब सुप्रीम कोर्ट जैसे डिसीजन सुनाया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो लो साहब, लाड साहब, हम भी जा रहे हैं 2010 में सीधा क्या करने वाले? आरपीए एक्ट 1951 में करेंगे संशोधन और एक नया सेक्शन डाल दिया गया जिसे सेक्शन कौन सा जाना जाता है? सेक्शन कौन? 126A। 126A में अब इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन एग्जिट पोल। जो एग्जिट पोल का मतलब कौन जीत रहा है, इस पे क्या किया गया? इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया? अब इसमें क्या है? नो पर्सन शैल कंडक्ट, कोई भी व्यक्ति कंडक्ट नहीं कर सकता एग्जिट पोल एंड पब्लिश आर पब्लिसाइज इट्स रिजल्ट थ्रू द प्रिंट आर इलेक्ट्रॉनिक, यानी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यूरिंग द सच पीरियड एज द इलेक्शन कमीशन में नोटिफाई इन दिस रिगार्ड। जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय जब तक वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इतने समय तक आप तो ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और ना ही प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसमें आप कोई एग्जिट पोल का रिजल्ट पब्लिश कर सकते हो, ना पब्लिसाइज कर सकते हो, ना दूसरों को बता सकते हो कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो वर्तमान का जो सेक्शन 126A है आरपीए एक्ट 1951, ये चर्चा में है। सारी पूरी कहानी हमने कब से कब शुरू हुआ पूरी आपको बता दी। मान लो कोई मनमानी किया, नहीं माना, तो इसके लिए भी प्रावधान इसी सेक्शन 126A में किया गया कि एनी पर्सन हु वायलेट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन शैल बी पनिश्ड, यानी दंडित किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ अप टू 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए उसे सजा मिलेगी। जुर्माना भी लग सकता, साथ में दोनों 2 साल की सजा जुर्माना और 2 साल की सजा जुर्माना दोनों लग सकता है। तो ये आपका अब क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से है तो इसके द्वारा 2 रिपोर्टें आती हैं। एक रिपोर्ट कौन सी है? द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 और दूसरी है एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022। इन दोनों रिपोर्ट में क्या कहा गया वो हम बात पहले एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते। तो 2022 की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 2022 में लगभग 22 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2022 में लगभग 22 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। जब भारत की स्थिति आई तो उसकी भी अभी हम बात करेंगे। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत के द्वारा इसमें जो डेटा ये जारी करता है कौन? तो वो डेटा जारी करता मिनिस्ट्री ऑफ
स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम प्यार से मौसमी बुलाते हैं, तो मौसमी के द्वारा ये जारी किया जाता है, यानी MASP, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो दो प्रकार के वेजेज होते, एक को नॉमिनल वेजेज, एक को रियल। नॉमिनल वेजेज का मतलब हुआ जब मुद्रास्फीति को उसमें क्या किया जाता, काउंट नहीं किया जाता, तो उसमें समायोजित नहीं किया जाता, तो उसे नॉमिनल वेजेज कहा जाता, जो हमेशा ज़्यादा आता। और रियल वेजेज में मुद्रास्फीति को भी शामिल कर लिया जाता, काउंट किया जाता है। तो इसमें जो नॉमिनल वेजेज रहे हैं 2021 में 17,017, और फिर 2006 से तुलना किया गया 4398। आप कहेंगे तो अच्छी बात है, नॉमिनल वेजेस यानी मजदूरी करने पर जो आप काम करते और जो आपको मजदूरी मिलती थी वो इंक्रीज हुई है। तो आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? 4,398 रुपये पहले 2006 मिलते थे, अब 17,017 पा रहे हैं, तो ये गलत बात है। अभी पता चलेगा, मुद्रास्फीति इसमें शामिल नहीं है। तो 2006 में 4,398 रुपये जो आपको मिलते थे और 2021 में 17,017 मिलते हैं। अगर रियल में मुद्रास्फीति को इसमें समायोजित किया गया तो आपकी मजदूरी वृद्धि हो रही थी 2006 में 9.3% और ये 2021 में घट करके -0.2% हो गई है। सोचो अब, ये घटी है। ये रियल वेज ग्रोथ हम जब देखते हैं, ग्रोथ वृद्धि नहीं, संख्या ये मान तो बढ़ा है, लेकिन रियल वेज जो मजदूरी ग्रोथ होनी चाहिए वो घटी है, क्योंकि 2006 में 9.3% थी। डेटा इस्तेमाल करिए, 4398 रुपये 6 में था, वो 17,017 हो गया। लेकिन जब मुद्रास्फीति इसी दौरान महंगाई भी मुबाए सुरसा की भांति विकराल रूप लिए आई, जब हम मुद्रास्फीति इसमें समायोजित किए तो पता चला कि पहले तो मजदूरी जो मजदूरों को मिलती थी उनमें 9.3% की वृद्धि होती थी 2006 में, और 21 में आए तो कितनी वृद्धि हो गई? माइनस में, -0.2%। जबकि 21 में चाइना हमसे अच्छी स्थिति में है, वह 2 से 3% प्लस में वेजेज ग्रोथ कर रहा। तो चाइना 6 है, इस स्थिति में है। तो आप इसका भारत का मजदूरों की स्थिति पे कोई क्वेश्चन आए तो वहां इसको आप मेंशन कर सकते हो, इसके अलावा इसमें बताया गया जो दूसरी आपकी रिपोर्ट थी, यानी कौन, तो ये इस पे आ जाइए, ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, इसमें बताया गया जॉब लॉस हुआ है, यानी इस जॉब कोविड-19 या अन्य जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा या अन्य प्रकार की जो अस्थिरता बनी, इससे जॉब कई लोगों को नौकरियां गई, उनकी मजदूरी घटी है। उसका प्रभाव रहा कि लाखों की संख्या में वर्कर्स की स्थिति और गंभीर गर्त में चली गई। इनकम आय समानता बढ़ी, एक तरफ अमीर और गरीब होता गया, अमीर और गरीब के बीच की खाई घटने के बजाय बढ़ी है। गरीबी पॉवर्टी इंक्रीज हुई है। कोविड-19 के दौरान केवल बताया गया इतने लोग और ज़्यादा गरीबी में घुसे। कोरोना आने की वजह से जो गरीब पहले से थे तो थे, लेकिन 75 से लेकर के 95 मिलियन, सोच लो, इतने विश्व के लोग और गरीब हो गए हैं। कितने? 75 से 95 मिलियन लोग विश्व के और कोविड-19 की वजह से गरीबी के गर्तों में फंसे हैं, गए हैं। ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1919 में होती। एक संधि हुई थी, वर्साई की जन संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से जाना जाता। वर्साई की संधि से इसकी स्थापना की गई थी। बात करें, ये पहला ऐसा यानी एजेंसी है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड एजेंसी का दर्जा दिया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ? जिनेवा में है। इसमें ये पहला ऐसा संस्था है जिसमें 3 पक्ष इसमें शामिल हैं, और ये 3 पक्ष कौन कौन है? गवर्नमेंट, सरकार, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, यानी जो उद्योग चलाते वो और साथ में जो काम करने वाले हैं। एकमात्र ऐसा संयुक्त राष्ट्र का संस्था है जिसमें आम लोगों को यानी वर्कर्स को भी शामिल किया गया और पब्लिक सेक्टर को भी शामिल किया गया। इसने ILO के प्रयासों के लिए 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।
अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है जगदीश चंद्र बसु, जिसे आप जेसी बोस के नाम से जानते हो, जगदीश चंद्र बसु। अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो संस्कृत मंत्रालय है उसके द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इन्हीं जगदीश चंद्र के योगदान के लक्ष्य में कौन सी जयंती, इसकी 164वीं यानी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो इसका मतलब ये कब 1858 में पैदा हुए और 1937 में इनकी क्या हुई, मृत्यु होती है। अब हम बात करें इनका किन किन क्षेत्रों में योगदान क्या क्या रहा है, पूरे विश्व को ये क्या देके गए और भारत के लिए इन्होंने क्या किया। ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा जो आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित कर पाते हैं, बिना बेतार संचार, जिसे आप बिना तार के मोबाइल कान लगा मोबाइल पे बात करते हो, टेलीफोन या कई प्रकार के जो कम्युनिकेशन यानी होते हैं, तो ये वायरलेस बिना तार का कम्युनिकेशन होता, इसकी खोज की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस के नाम से जाना जाता है। तो जेसी बोस को क्या कहा जाता, तो ये जेसी बोस को कौन सा, तो ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस, जो रेडियो संचार होता है तो इससे फादर ऑफ रेडियो साइंस के नाम से जाना जाता। दूसरा, इनके द्वारा क्रेस्कोग्राफ की खोज की। अभी तक हम अपनी वृद्धि को माप पाते थे, हमारा वजन कितना, ये तो पौधों में भी सेंसिटिविटी होती, संवेदनशीलता होती, उसको भी आकलित किया जा सकता, मापा जा सकता है। तो इसके मापने के लिए इनके जेसी बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र को बनाया जाता है। इसके अलावा मिलीमीटर रेंज वेव लेंथ माइक्रोवेव्स की भी इन्हीं के द्वारा खोज की गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर रेंज वेवलेंथ और कौन, माइक्रोवेव्स। इसके अलावा इनके द्वारा बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1917 में की गई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर मॉडर्न रिसर्च में ये अपना योगदान देते रहे। इसके अलावा इनका अन्य योगदान भारत में क्या रहा, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आगे चलकर चाहे वो एसएन बोस हो, बोस आइंस्टीन वाला, या चाहे मेघनाथ साहा हो या पीसी महालनोबिस, ये सभी किसके शिष्य थे, जेसी बोस के। तो जेसी बोस के एसएन बोस और मेघनाथ साहा और साथ में पीसी महालनोबिस, ये जेसी बोस के शिष्य थे। इसके अलावा इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है इसका विस्तार किया गया। इस पे बहुत इन्होंने जो प्रयोगात्मक विज्ञान होता उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो इन्होंने स्लेवरी, दास्ता प्रथा और डिस्क्रिमिनेशन का भी विरोध किया था। तो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी ये याद किए जाते हैं। तो ये इनका योगदान है। मेंस में क्वेश्चन यूपीएससी हर साल या स्टेट पीसीएस कभी भी पूछा जा सकता है, जो इस प्रकार की जयंती मनाई जाती है। अगला है फिर इंपॉर्टेंट फ्रेंच लेखक, और नाम क्या है, डोमिनिक लेपीरे। डोमिनिक लेपीरे की 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब इनका डेथ हुई तो ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आप कहेंगे फ्रांसीसी लेखक का, यहाँ को बताने क्या मतलब है। तो भारत के साथ इनका बहुत ज़्यादा, जैसे मदर टेरेसा का कनेक्टिविटी थी भारत के साथ, मदर टेरेसा आत्मिक रूप से भारत से जुड़ी रहीं और यहाँ की रहकर अपना पूरा जीवन यापन किया और गरीबों की सेवा में लगा दिया। सेम एज जो ये डोमिनिक और लेपीरे थे, इनका भी रहा है। इनके द्वारा सबसे पहले कब, तो इनके द्वारा सिटी ऑफ जॉय एक उपन्यास लिखा जाता। कौन सा, सिटी ऑफ जॉय, जिसमें जो पश्चिम बंगाल का स्लम्स एरिया है हावड़ा के आसपास, वहाँ पर रिक्शा चालक और वहाँ के जो अन्य मजदूर के बच्चे हैं उनकी दुर्दांत स्थिति का इसमें का वर्णन किया गया, सिटी ऑफ जॉय। तो सिटी ऑफ जॉय पे 1992 में फिल्म भी बन चुकी। तो आप इनका महत्व समझ सकते हो। यहाँ से इतना ये हुए कि बहुत सारा अपना जो इनकी रॉयल्टी थी वो भारत में गरीबों के उद्धार के लिए लगाया। मदर टेरेसा का जो था उसको काफ़ी पैसा दिया भी था। आगे इसमें इनके द्वारा तो हमने कहा जॉय ऑफ, ये आप ध्यान दीजिएगा, जॉय ऑफ, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय को इन्होंने लिखा। और सिटी ऑफ जॉय कब लिखा है, तो इस सिटी ऑफ जॉय ये 1985 में लिखी गई। सिटी ऑफ जॉय 1985 में लिखी गई। इसके बाद है 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। इसमें ये इपिक इनकी स्टोरी है। भोपाल गैस त्रासदी जो 1902 से 3 दिसंबर इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट से हजारों लाख की संख्या में लोग मारे गए थे, उसका इसमें वर्णन किया। 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल, 5 पास्ट
फाइव पास्ट मिडनाइट इन भोपाल के नाम से इनके द्वारा यानी इसका वर्णन किया गया है। तो फाइव पास्ट मिडनाइट इन भोपाल 1984 भोपाल। तो ये इनके द्वारा कब, तो ये 1984 की घटना पर इन्होंने लिखा। और अगला इंपॉर्टेंट है ये वाला, कौन सा, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये भी उपन्यास है। तो दो हैं, एक सिटी ऑफ जॉय, एक सिटी ऑफ जॉय है जो इनके द्वारा 1985 में लिखा गया। इसके 10 साल पहले 1975 में जो ये आपके सामने लिखा है फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा गया, जिसमें क्या है यानी एक किसकी, इट इज ए स्टोरी ऑफ इंडियाज स्ट्रगल, भारत के संघर्ष की कहानी है फॉर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए, एंड ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन और भारत की महान दयालुता के लिए। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उस पार्टीशन को इसमें दिखाया गया है। तो इनके द्वारा कौन कौन से पुस्तकें लिखी गई, तो हमने क्या बताया, 1975 में इन्होंने भारत के विभाजन से उत्पन्न हुए त्रासदी को दिखाने का काम किसमें किया, एक उपन्यास कौन सा है, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो कौन, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रीडम एट मिडनाइट ये कब इनके द्वारा लिखा गया, 1975 में। फ्रीडम एट मिडनाइट भारत के जो 1947 का विभाजन हुआ त्रासदी उसको दिखाया। इसके अलावा सिटी ऑफ जॉय ये 1985 में लिखे, 1985 तो 1975 में फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय 1985। और यहाँ एक और 1984 भोपाल पे फाइव पास्ट मिडनाइट इन भोपाल भी इनके द्वारा लिखा गया है। इतना सब कुछ किए तो इसीलिए भारत सरकार ने 2008 में इन्हें कौन सा, तो इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा है, पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला ये अभियान पूछा जा सकता, SHE जिसे सी के नाम से जाना जाता, SHE और STEM स्टेम यानी साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स 2022। इसमें ये अब चर्चा में क्यों बना, क्योंकि एनुअल इवेंट हुआ है और महिलाओं इवेंट हुआ टू सेलिब्रेट वुमेन इन द फील्ड्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, महिलाएं विज्ञान में, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में तो इसी के लिए क्या है यानी महिलाओं का इसमें परसेंटेज ज़्यादा हो, इसलिए इसका आयोजन किया गया। अभी इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये स्वीडन में, स्वीडन एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया, भारत में जो स्वीडन की एम्बेसी है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। इसमें अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और ग्रीन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला पेरिस क्लब, ये पेरिस क्लब अब चर्चा में क्यों बन गया, अब आपके मन में होगा कि ये पेरिस क्लब है क्या, तो एक प्रकार का समूह है ऑफिशियल का फ्रॉम मेजर जो क्रेडिटर, जो कर्ज उपलब्ध करवाते हैं उन क्रेडिटर देशों का एक क्लब है जिसे पेरिस क्लब कहा जाता है। हुज रोल इज टू फाइंड कोऑर्डिनेटेड, जो जिनका काम होता है, जिनकी भूमिका होती है समन्वय स्थापित करना, एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन और एक समावेशी सॉल्यूशन समाधान की ओर आगे बढ़ना, टू द पेमेंट डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस बाय द डेब्टर कंट्रीज, जो एक क्रेडिटर माने जो पैसा देता है और जो लेता है, लेने वाले देशों के साथ कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनकी जो पेमेंट वो अदायगी नहीं कर पाते, उन पेमेंट अदायगी का उनका सहयोग करना ताकि वो कर्ज में ना डूबे पाए, दिवालिया देश ना हो पाए, तो इसमें मदद इस पेरिस क्लब के द्वारा किया जाता है। इसकी पेरिस क्लब की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। लेकिन अब दिलचस्प ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला फिर आपका ये करंट में चर्चा में था आई गैस। आई गैस है क्या, तो आई से इन्वेसिव और यहाँ ए है ग्रुप ए स्ट्रेप। आप कहेंगे ये है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म पता चल गई, आई का मतलब इन्वेसिव, जिस मतलब ग्रुप ए और स्टेप से हो गया स्ट्रेप। ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्कल क्या है, स्ट्रेप्टोकोक्कल एक प्रकार का जो बैक्टीरिया से फैलता है, एक बीमारी है। तो ये क्या है, इज काज्ड बाय द
स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी खासकर पूछता है, तो इसमें पूरे शरीर में छाले टाइप के खून बहना शुरू हो जाता, उसी को स्ट्रेप्टो यानी क्या नाम दिया, इन्वेसिव ग्रुप ए स्टेप, जो किससे फैलता है, तो ये आपका कौन सा स्ट्रेन है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन से फैलता है। तो ये आई गैस पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा है। अभी इसके मरीज कहाँ, ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन, लंदन में देखे गए, तो इसलिए चर्चा में बना। इंडोनेशिया का एक माउंट सेमेरू, ये ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन, ये फटा, तो ये फटा, तो ये न्यूज बना, तो हमने कवर किया इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू में भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। और याद रखिएगा, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में काउंट किया जाए तो विश्व के जहां जहां सक्रिय ज्वालामुखी आते, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा हमेशा इंडोनेशिया में आते रहते हैं। तो इंडोनेशिया में अभी आया हुआ। इसके अलावा इसके पहले यानी सिनाबुंग, सिनाबुंग पूछे कहाँ स्थित है, कहाँ, तो इस सिनाबुंग यहीं पर है जो उद्गार होता रहता। इसके अलावा मेरापी, मेरापी, सिनाबुंग, मेरापी, ये दोनों ध्यान रखिएगा जो कहाँ है, ये इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है। अगला चलते वासेनार। अगला कौन है, वासेनार एग्रीमेंट। ये वासेनार एग्रीमेंट अभी ये चर्चा में इसलिए बन गया क्योंकि भारत जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता करने वाला है। बात करें वासेनार एग्रीमेंट, एक प्रकार का स्वैच्छिक, ये कौन है, तो स्वैच्छिक कंट्रोल रेजिम है जो किसका कंट्रोल की बात करता है, तो यह जो किससे कन्वेशनल वेपन्स, परंपरागत और साथ में डुअल यूज, जैसे आपका यूरेनियम हो गया तो ऊर्जा के रूप में हथियार दोनों में यूज कर सकते, तो उनका ये क्या करता है, उनकी सूचना का आदान प्रदान करने, डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी वाले जो कौन है चीजें हैं उनको भी एक कंट्रोल करता है। तो ये इसके अब इसका सीधा सा मतलब है कि जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित सूचना का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें वासेनार, ये वासेनार एग्रीमेंट ये कब इसकी स्थापना हुई थी, 1996 में। वर्तमान में कितने, तो इसमें 42 देश हैं। भारत इसका मेंबर कब बना, तो वासेनार एग्रीमेंट का भारत 2018 में सदस्य बनता है। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या है कि संगम अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये पूछेगा किसके बीच होता, तो ये होता अमेरिका और भारतीय नौसेना मार्को के बीच हुआ। कहाँ हुआ, गोवा में। कब हुआ, 1 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। पहली बार ये कब, 1994 में इसका आयोजन किया गया था। अगला फिर ये आपका गोल्ड सिक्का जारी करने वाला भारत का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत और विश्व का दोनों, तो सिक्का, सोने की सिक्का उगलेगा एटीएम, तो सोने का सिक्का उगलने के लिए यानी कौन, तो गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा भारत का पहला और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ, तो ये बेगमपेट हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया, बेगमपेट हैदराबाद। इसमें कितने कितने सिक्के ग्राम के ये उगलेगा, तो 0.5 ग्राम, आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, टोटल ये देखेंगे 8 ये ग्राम के क्रम में ये एटीएम सोने की सिक्का उगलेगा। तकनीकी सहयोग इसमें किसने दिया, तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी मेसर्स ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टेक्निकल सहयोग इसमें प्रदान किया गया है। और आज का अगला इसमें है भारत का पहला डार्क नाइट, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। ये कहाँ, हनले गांव, ये लद्दाख में, लद्दाख के चांगथांग में स्थित है, वहां पर स्थापित किया जा रहा है। अगला है नागपुर मेट्रो। ये अब चर्चा में क्यों आई, नागपुर मेट्रो और साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि नागपुर मेट्रो 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण किया और ये अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया है। किसमें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये नागपुर मेट्रो की बात करें, 3 स्टेशन है, छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर, उज्जवल नगर। तीनों नगर हैं, छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर। छत्रपति की जय जयकार हो और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा बरकरार रहे। तो छत्रपति नगर, जयपुर नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर 3.14 किलोमीटर लंबी है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। शामिल क्या, उसमें दर्ज हो गई है। अगला, वनडे में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए, तो रोहित शर्मा अपने बन गए हैं और ये बांग्लादेश
बांग्लादेश के ढाका में जो हुआ था, वहां ढाका यानी ढहाया है। और इन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को, जो पहले से कारनामा मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास था, उनको पीछे छोड़ दिया है। अगला है ग्लोबल, अगला फिर इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 आ चुकी। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2021 आई, तो इस ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में ये कौन, भारत 48, भारत कौन है, भारत 48वें स्थान पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, टॉप कंट्रीज में पूछा जाए तो नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे साउथ कोरिया रहे हैं। बात करें भारत के साथ 48 नंबर पे जॉर्जिया भी इसी में बना हुआ है। अगला बैंकर्स ऑफ द बैंकों यानी बैंकर्स ऑफ द कौन सा अवार्ड, तो बैंकर्स ऑफ द बैंक अवार्ड 2022 से किस बैंक को दिया गया, केनरा बैंक ने जीत लिया। और एक ग्लोबल बैंकिंग जो समिट हुई थी लंदन में, अलग से क्वेश्चन बनेगा कि 2022 की ग्लोबल बैंकिंग समिट कहाँ हुई, लंदन में, ये केनरा बैंक को दिया गया। बात करें केनरा बैंक की तो 1 जुलाई 1906 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना केनरा बैंक की होती है। अगला फिर है कि जो नॉइज कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, तो विराट कोहली, तो ध्यान रखिएगा नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बन गए, जो वन लाइनर इंफॉर्मेटिव के लिए जरूरी है। अगला भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक म्यूचुअल फंड है IIFL म्यूचुअल फंड ने लॉन्च कर दिया और इसका नाम बदल करके IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड इसका नाम रखा गया है। अगला फिर है कि भारतीय स्टार्टअप, ये फिर इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्टार्टअप खेती, ये इंपॉर्टेंट है। खेती को कौन सा, तो ये अर्थशाट, कौन सा पुरस्कार दिया गया, अर्थशाट, कौन सा पुरस्कार, अर्थशाट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशाट पुरस्कार 2022 दिया गया किसको, भारतीय स्टार्टअप है, नाम है उसका खेती, तो ये पुरस्कार अर्थशाट वाला किसको मिला, खेती नामक भारतीय स्टार्टअप को दिया गया है। तो ये आपका था आज का करंट अफेयर्स, जो पूरी तरीके से अब समाप्त हुआ। आज का काफ़ी बहुत सारा इसमें आपको सीखने को मिला होगा, बहुत सारी एनालिसिस मिली। आप इसको वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए, और अगर ना आए तो जो आपको लगे वैसा आप लिख के जरूर जाइएगा। वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना ना भूलिए। तो फिर कल अगले सुबह ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।